सो हेलो स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या चीज़ें देखी थी, तो उसके डेफिनेशन देखे थे प्राइमरी हेल्थ केयर के। उसके बाद उसकी एलिमेंट्स देखे थे। उसके बाद जो मेजर हेल्थ सेक्टर्स है वो देखे थे। लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स, हॉलमार्क्स एक हमने देखा था। उसके बाद लेवल्स ज़रूरी है प्राइमरी हेल्थ केयर के, कौन कौन से लेवल्स होते हैं ये सब देखा था। और जो हेल्थ सेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स सबसे ज़रूरी है, 8 एसेंशियल एलिमेंट्स, लेवल्स, उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो लेवल्स है प्राइमरी हेल्थ केयर के, वो उसके डिटेल में हम आज देखने वाले हैं। सो primary health care in India, it is a strategy to achieve the WHO's goal, that is health for all by 2080। पहले ये गोल था कि 2080 तक हेल्थ फॉर ऑल प्रोवाइड की जाए। अभी जो लेटेस्ट थीम है डब्ल्यू की, सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब यही है प्राइमरी हेल्थ केयर का जो बेसिक मोटिव है कि हेल्थ कवरेज जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए। वो उसी के लिए ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो लेवल्स है वो सजेस्ट की गई है। द कंसेप्ट वॉज टू प्रोवाइड द सर्विस एट द इंडिविजुअल डूअर्स, बट अंडर प्राइमरी हेल्थ केयर इट वॉज फेल्ड टू स्टार्ट द हेल्थ सर्विस फ्रॉम द कम्युनिटी एंड प्लेस देयर हेल्थ इन देयर ओन हैंड्स बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन एम क्या था कि ये जो हेल्थ सर्विस है ये कम्युनिटी के ही हाथ में दे जाए, दे उनकी ओन हेल्थ system हो, that is from the community and place health in their own hands by community participation। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जिसके ज़रिए पीपल की, पब्लिक की जो हेल्थ है वो पब्लिक के ही हाथों में दी जाए। सो इट इज़ अ 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ, 3 टायर सिस्टम है। सो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो विलेज लेवल का है। So basic object of primary health care is universal coverage and equitable distribution। So विलेज लेवल पर ये एम कैसे कंप्लीट हो सकता है? सो हेल्थ केयर शुड रीच टू रूरल एरियाज एंड एवरीवन शुड हैव एक्सेस। जो हमने उसके बेसिक एलिमेंट्स देखे कि एक्सेसिबिलिटी उसकी हो, तो ये किसके ज़रिए इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो 3 स्कीम होती है, आशा स्कीम, आईसीडीएस स्कीम जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, और लोकल ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाइज। ये 3 स्कीम्स के थ्रू ये जो हेल्थ सर्विस है वो डोर स्टेप तक प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें फर्स्ट जो है आशा। अब आशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये you should must know this, what is mean by ASHA, full form of ASHA means accredited social health activist। ये एक सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है। सो इसके कुछ क्राइटेरियाज है सिलेक्शन के, वो हमें देखने ज़रूरी है कि शी मस्ट बी द रेसिडेंट ऑफ विलेज। एक विलेज के लिए या 1000 पॉपुलेशन के लिए एक आशा होती है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो 1000 पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर विलेज की, वही की ये आशा जो है वो रेजिडेंट होनी चाहिए। शी शुड बी मैरिड, विडो और डाइवोर्स्ड। वो बैचलर नहीं होनी चाहिए, अनमैरिड नहीं होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, या तो विडो या डाइवोर्स्ड होनी चाहिए। प्रेफरेबल एज ग्रुप उसका दिया गया है 25 to 45 ईयर्स, एंड शी शुड हैव फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8 क्लास और हैविंग कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये आशा के बेसिक क्राइटेरियाज है। रेजिडेंट होनी चाहिए, मैरिड, विडो, डाइवोर्स होनी चाहिए, 25 to 45 ईयर्स एज होनी चाहिए, 8th क्लास तक उसका एजुकेशन होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन और लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आशा, तो उसके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो आशा विल बी द हेल्थ एक्टिविस्ट इन कम्युनिटी हु विल क्रिएट अवेयरनेस। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी में हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। उसके साथ क्या क्या वो फंक्शन है उसके, वो हम देखेंगे। शी क्रिएट्स अवेयरनेस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी अबाउट न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हेल्दी लिविंग, वर्किंग कंडीशन, इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज। तो मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या है?
तो हेल्थ के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन और हाइजीन की प्रैक्टिसेस, इसके बारे में उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज है, जो भी गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स होती है, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, ये उसका एक इम्पोर्टेंट काम होता है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि गवर्नमेंट की हेल्थ की स्कीम्स क्या क्या है, तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम आशा वर्कर करती है, जिसके लिए आशा वर्कर्स को एक इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। और उसके बाद सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, इनके रिगार्डिंग जो विलेज की जो वुमेन होती है उनका काउंसलिंग करने का काम आशा वर्कर्स करती है। ये उसका ज़रूरी काम होता है कि डिलीवरी, सेफ डिलीवरी के लिए उनको गाइड करना, उनको एक्म्पनी करना, ब्रेस्ट फीडिंग की उस बारे में उनको सिखाना, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का, अगर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बच्चों को कम्प्लीमेंट्री क्या क्या फीडिंग करवानी है, इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चों को साथ लेकर जाना, एक्म्पनी करना, उनके कांटेक्ट में रहने का काम करती है, कंटिन्यूअस कांटेक्ट में, फॉलोअप में रहती है आशा वर्कर्स जो है। और कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना और अवेयर करना, ये भी काम उसका होता है। उसके साथ प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो मेन चीज़ होती है जिसके बारे में अवेयरनेस कम होता है विलेज लेवल पर, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो मेंसेस के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल यूज़ करने की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग उनको अवेयर करना, ये काम आशा वर्कर करती है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन्फेक्शंस के बारे में अवेयर कराने का काम, ये सब चीज़ें। उसके बाद आशा विल अवेयर द कम्युनिटी अबाउट सर्विसेज अवेलेबल एट द आंगनवाड़ी सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, आंगनवाड़ी, यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम्स है, कौन कौन सी सर्विसेज लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल चेकअप एंड अदर सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट जो वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, उनके बारे में लोगों को अवेयर कराने का काम करती है। उसके बाद शी accompany द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट टू द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी। अगर उसके एरिया में जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको डिलीवरी के लिए एक्म्पनी करना, या फिर एंटीनेटल चेकअप्स के लिए उनको ले जाने का काम, अगर बच्चे हैं तो उनको इम्यूनाइजेशन के लिए ले जाने का काम आशा वर्कर्स करती है। सो का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फर्स्ट रेफरल यूनिट, जहाँ भी पॉसिबल हो उसको एक्म्पनी करने का काम करती है। देन आशा विल प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर माइनर एलिमेंट, जैसे उसके पास ड्रग्स, एसेंशियल ड्रग्स का डेपोट होता है, शी इज़ डेपोट होल्डर ऑफ एसेंशियल ड्रग्स लाइक ड्रग्स फॉर डायरिया, फीवर एंड फर्स्ट एड फॉर माइनर इंजरीज, वो सब उसके पास मेडिसिन एनी टाइम अवेलेबल होते हैं जो वो प्रोवाइड करती है लोगों को। उसके साथ ही शी विल बी प्रोवाइडर ऑफ डॉट्स थेरेपी अंडर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अंडर जो डॉट्स थेरेपी होती है उसमें भी जो डॉट्स के मेडिसिन होते हैं वो प्रोवाइड कराने का काम भी आशा वर्कर करती है। शी विल ऑल्सो प्रोवाइड ORS थेरेपी, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक टैबलेट्स, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स, ओरल पिल्स एंड कॉन्डम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिलीवरी करने का काम जो है वो भी आशा वर्कर करती है। उसके पास हमेशा ORS के सैचेट्स, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक, क्लोरोकिन, क्विन जैसी एसेंशियल ड्रग्स का सप्लाई उसके पास हमेशा होता है। उसके बाद जो बर्थ और डेथ की रिपोर्टिंग कराने का इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो भी आशा वर्कर करते हैं, टू इन्फॉर्म अबाउट बर्थ एंड डेथ इन हर विलेज। उसके साथ अनयूजुअल हेल्थ प्रॉब्लम, डिसीज़ आउटब्रेक इन द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में अगर कोई अनयूजुअल ऑकरेंस होता है या डिसीज़ का आउटब्रेक होता है, जैसे कोरोना की कोई केस उसके एरिया में उसको पता चलता है, तो तुरंत ऊपर इन्फॉर्म करने का काम आशा वर्कर्स करते हैं। सिर्फ कोरोना ही नहीं, जो भी आउटब्रेक्स होते हैं डिसीज़ के, अनयूजुअल ऑकरेंस होता है, उनको इन्फॉर्म करने का काम वो करते हैं। शी विल प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स ऑल्सो, तो हाउस अंडर टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो है उसके अंडर
टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करने का, उसको प्रमोट करने का काम भी वो करते हैं। सो नेक्स्ट स्कीम है हमारी उसके विलेज लेवल पर जो आती है, दैट इज़ आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो ICDS स्कीम, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, उसके अंडर आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं। सो आंगनवाड़ी वर्कर्स बेसिकली क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। सो अंडर द ICDS स्कीम देयर इज़ आंगनवाड़ी वर्कर फॉर पॉपुलेशन ऑफ 400 to 800। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि एक आशा वर्कर जो है वो 1000 पॉपुलेशन में होती है, और जो एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो 400 पॉपुलेशन के लिए, एक 400 to 800, जैसे अगर रूरल या नॉन हिली एरियाज़ में 800 और हिली एरियाज़ में 400 पॉपुलेशन के लिए एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है। और एक ICDS प्रोजेक्ट में ऐसे 100 आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं। सो सेम यहाँ भी आंगनवाड़ी वर्कर्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी से ही उनको सिलेक्ट किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। किस कौन से सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी जाती है, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है हेल्थ, न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्टर में। शी इज़ अ पार्ट टाइम वर्कर एंड पेड एंड ऑनोरेरियम, ये थोड़े से पुराने नंबर्स है, 1500 रुपये पर मंथ बुक्स में से लिखा है कि उनको ऑनोरेरियम दिया जाता है। फॉर द सर्विसेज विच इंक्लूड हेल्थ चेकअप्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन। सो उसके जो मेन जो उसके सेक्टर है काम के, हेल्थ चेकअप कराना, ग्रोथ चार्ट, बच्चों का ग्रोथ चार्ट मेंटेन करना, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह, इसके थ्रू वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन एंड रेफरल सर्विस, ये इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अब इसमें सबसे ज़रूरी है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं या ICDS प्रोजेक्ट जो होता है, उसके अंडर बेनिफिशियरीज़ कौन है। तो इसके अंडर बेनिफिशियरीज सारे लोग नहीं होते, उसमें पर्टिकुलर एज ग्रुप है फॉर नर्सिंग मदर्स। अगर कोई डिलीवर्ड मदर है, नर्सिंग मदर है, वो प्रेग्नेंट वूमन, और उसके बाद 15 to 45 एज ग्रुप की जो वुमेन होती है वो, और चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के अंदर के, 6 साल से छोटे बच्चे, और एडोलेसेंट गर्ल्स को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड करना, ये काम जो है ये भी आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं। सो उसके जो बेनिफिशियरीज हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ICDS प्रोजेक्ट के अंडर ये बेनिफिशियरीज होते हैं। उसके बाद आता है कि लोकल दाइज, थर्ड जो स्कीम हमने देखी थी, लोकल दाई। क्या ये लोकल दाई क्या होती है? सो ये जो स्कीम थी इट वाज इनिशिएटेड इन 2001 एंड 2। जैसे हर विलेज में, जैसे रिमोट विलेजेस होते हैं वहाँ पर डिलीवरी के लिए लोकल दाइज होती है। तो वो क्या होती है, वो वहाँ के पब्लिक के लिए, विलेजर्स के लिए वो एक्सेप्टेबल होती है, ईज़िली अवेलेबल भी होती है और एक्सेप्टेबल भी होती है। तो फिर इस स्कीम के अंडर क्या किया गया कि उन्हीं दाइस को प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए और प्रॉपर डिलीवरी की टेक्निक के लिए ट्रेन किया जाता है। द एम वॉज टू ट्रेन एटलीस्ट वन दाई इन एवरी विलेज, हर विलेज में एक दाई को ट्रेन किया जाए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग डिलीवरी सेफ हो सके, इसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है। द एक्सटेंसिव प्रोग्राम हैज़ बीन अंडरटेकन एंड अंडर रूरल हेल्थ स्कीम टू ट्रेन ऑल कैटेगरीज ऑफ लोकल दाइज, दैट इज़ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। दाई का मतलब ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, उनको ट्रेन किया जाता है टू इम्प्रूव नॉलेज इन द एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड स्टरलाइजेशन बिसाइड्स ऑब्स्टेटिक स्किल्स। तो बेसिक मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, उनका हेल्थ प्रोटेक्शन कैसे किया जाए उसका उनको नॉलेज कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। उसके बाद स्टरलाइजेशन टेक्निक्स और ऑब्स्टेटिक स्किल्स के साथ ही ये चीज़ें उनको सिखाई जाती है। 30 दिन की उनकी ट्रेनिंग होती है जिसके लिए उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। ट्रेनिंग जो है PHC या सब सेंटर या MCH सेंटर्स पे होती है 2 दिन एक हफ्ते में, एंड ऑन द रिमेनिंग 4 days ऑफ द वीक दे आर अकम्पनाई द हेल्थ वर्कर, जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती है बाकी दिन को उनके साथ रहती है। उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग
they DAI should is required to conduct at least 2 deliveries under the guidance and supervision of हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर के गाइडेंस के अंडर उसको डिलीवरीज कंडक्ट करनी पड़ती है. आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ईच दाई इज प्रोवाइडेड विद डिलीवरी किट एंड सर्विस. तो सेफ डिलीवरी के लिए, सेफ और हाइजीनिक डिलीवरी के लिए डिलीवरी किट उसको प्रोवाइड किया जाता है और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है. सो नेशनल टारगेट इज़ टू ट्रेन 1 लोकल दाई इन ईच विलेज. तो ऐसा टारगेट रखा गया है, हर विलेज में एक लोकल दाई को ट्रेन किया जाए. सो विलेज लेवल की जो हेल्थ केयर है उसमें ये 3 कंपोनेंट थे. ये तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है. उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है सब सेंटर लेवल. तो सब सेंटर लेवल ये एक ज़रूरी कंपोनेंट है, इस पर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. सब सेंटर इज़ फॉर डेवलपिंग हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज़. अगेन जो रूरल एरियाज़ है उसमें ये सब सेंटर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो हर 5000 पॉपुलेशन के लिए एक सब सेंटर इंडिया में होता है या होना चाहिए. और अगर हिली एरिया है, हिली ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ जो है उनमें 3000 पॉपुलेशन के लिए एक सब सेंटर की प्रोविज़न की गई है. तो सब सेंटर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इंटरफेस विद द कम्युनिटी एट द ग्रास रूट लेवल प्रोवाइडिंग ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज. जो सारी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. सो सब सेंटर्स जो होते हैं, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते. सब सेंटर्स जो होते हैं उसका स्टाफ भी हम देखेंगे, वहाँ पर मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर्स होते हैं सिर्फ, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते. सो मेजर जो है 2 कैटेगरीज होती है सब सेंटर्स की, उसमें टाइप ए और टाइप बी. सो इन 2 टाइप्स में डिफरेंस क्या है, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है. टाइप बी जो होता है वहाँ पे बेबी की मतलब डिलीवरी होती है, डिलीवरी कंडक्ट होती है वहाँ पे, बी फॉर बेबी. तो इस तरह से उसको याद रखना है कि ए और बी में क्या डिफरेंस है. सो टाइप ए जो होता है वहाँ पर डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं होती, कंडक्टिंग डिलीवरी विल नॉट बी अवेलेबल हियर. इन केस अगर ज़रूरत पड़े द ANM हैज़ बीन ट्रेंड इन मिडवाइफरी टू कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरी. सब सेंटर्स वेयर एट प्रेजेंट नो डिलीवरी और ओकेजनल डिलीवरीज टेकिंग प्लेस. जहाँ पर केस लोड कम होता है डिलीवरीज का, वो जो होते हैं सब सेंटर वो टाइप ए कैटेगरी में आते हैं. इन केस द लोड इंक्रीजेज द सब सेंटर शुड बी कंसिडर्स फॉर अपग्रेडेशन टू टाइप बी. अगर डिलीवरी का केस लोड बढ़ता है तो उसको टाइप बी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब टाइप बी क्या होता है, इट इंक्लूड्स सेंट्रल, मतलब इसके क्या क्राइटेरिया है, तो ये सेंट्रली और बेटर लोकेटेड होना चाहिए. एंड उसकी कनेक्टिविटी टू कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या होता है, उसके आसपास के जो विलेजेस है वो इजीली वहाँ पर रीचेबल हो, उसके साथ कम कनेक्टिविटी उसकी अच्छी हो. इस तरह पे ये सेंट्रली और वेल लोकेटेड होना चाहिए. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसकी खुद की बिल्डिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन और लेबर रूम की फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए. इस तरह से सब सेंटर जो है टाइप बी वाला, वहाँ पे डिलीवरी का केस लोड वहाँ पे अच्छा होता है कैचमेंट एरिया से. देर आर नो नियर बाय हायर लेवल डिलीवरी फैसिलिटीज़. मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लोकल कनेक्टिविटी तो हो ही, लेकिन जो हायर लेवल डिलीवरी फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे दूर हो, वहाँ से आसपास ना हो, तो वहाँ पे डिलीवरी कंडक्ट की जाती है. दे दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट 20 डिलीवरीज पर मंथ. मतलब केस लोड जो है वो कम से कम 20 डिलीवरीज पर मंथ का होना चाहिए. दे शुड प्रोवाइड ऑल लेबर रूम फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स अलॉन्ग विथ न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर. सो लेबर फैसिलिटीज़ के साथ न्यू बॉर्न केयर का कॉर्नर भी वहाँ पर होना चाहिए. These centers may provide extra equipments, drug supplies, materials, टू बेड्स एंड बजट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. मतलब इस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए. उसके साथ जो सब सेंटर की कुछ और ख़ास बातें हैं, तो सब सेंटर्स जो है दे आर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं. मतलब जो होता है उसको जो फंडिंग आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है 100%.
सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। उसके बाद मोस्ट सब सेंटर्स आर मोस्ट प्रेफरेबल sorry, it is most peripheral and first contact point between primary health care system and community। जो जो जैसा कि हमने देखा, ये 3000 टू 5000 पॉपुलेशन के लिए होता है, तो ये सबसे ज़्यादा पेरिफेरल, मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है कि जो विलेजेस होते हैं उनके लिए एक सेंटर होता है, वो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है कांटेक्ट करने के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए। सो नाउ days in India there are 1.5 lakh सब सेंटर्स आर फंक्शनिंग। सो आज की डेट में 1.5 लाख के आसपास सब सेंटर्स जो है इंडिया में है। तो उसके बाद आता है कि मैन पावर ऑफ सब सेंटर, तो सब सेंटर पे मैन पावर कैसी होती है। तो उसके जो दो टाइप्स हमने देखे, उसमें जो सब सेंटर टाइप ए होता है उसमें एक फीमेल हेल्थ वर्कर होनी चाहिए, एक मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए, और उसके बाद एक सफाई कर्मचारी पार्ट टाइम। फर्स्ट ए टाइप का सब सेंटर जो है वहाँ पर पार्ट टाइम हेल्थ केयर कर्मचारी होना चाहिए। उसके बाद जो बी टाइप का सब सेंटर है वहाँ पे 2 फीमेल हेल्थ वर्कर्स, एक मेल हेल्थ वर्कर और एक फुल टाइम सफाई कर्मचारी होना चाहिए। इस तरह से 3 या 4, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैन पावर 3 और 4 वहाँ पे होनी चाहिए। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड की जाती है इस पे? न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हाउस विजिट, हाउस हाउस टू हाउस सर्वे, उसके बाद ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड इवेंट्स कम्युनिटी में कंडक्ट करना, ये सब चीज़ें। एट द फैसिलिटी प्रीमाइसेस सब सेंटर शुड प्रोवाइड मिनिमम 6 आवर्स रूटीन ओपीडी, 6 घंटे की ओपीडी सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर 6 days इन अ वीक्स, 6 दिन पूरे। दो wherever 2 ANMs are provided, ensure that one ANM is available at sub center and sub center remains open for providing OPD services on working days. Only one of them may provide outreach services at a time। जो 2 ANM है उसमें से एक एटलीस्ट सब सेंटर पे हमेशा रहनी चाहिए जो लोगों को ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करे। उसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो विलेज लेवल देख लिए, उसके बाद सब सेंटर लेवल हो गई, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे क्या होता है, जो 1946 में भूर कमेटी थी उसने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज अ बेसिक हेल्थ यूनिट टू प्रोवाइड as a close to the people and integrated curative and preventive health care to the rural population। so उसका जो कॉन्सेप्ट रखा गया था पीएचसी का, वो क्या था कि 30,000 रूरल पॉपुलेशन के लिए एक पीएचसी फंक्शनल होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमने पॉपुलेशन का क्राइटेरिया देखा, सब सेंटर के लिए 5000, पीएचसी के लिए 30,000 पॉपुलेशन पर एक पीएचसी होनी चाहिए, और जो हिली एरियाज़ है उसमें 20,000 पॉपुलेशन के लिए, हिली ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ में 20,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फंक्शंस इसके हम बाद में देखते हैं। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं पीएचसी के क्या क्या होते हैं। जो 8 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर थे उसमें से कुछ यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जो फंक्शंस जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो उसमें क्या क्या है हम देखते हैं। मेडिकल केयर, पहला जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना, वो तो ज़रूरी है ही। उसके साथ एमसीएच इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, ये कंपोनेंट हमने उसमें भी देखा था एलिमेंट। उसके बाद सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, सेफ वाटर सप्लाई और बेसिक सैनिटेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीजेस, ये एलिमेंट हम देख चुके हैं।
कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये एक इम्पोर्टेंट और एक अलग एलिमेंट है, फंक्शन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, कि जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, बर्थ या डेथ के नंबर्स या फिर कोई एपिडेमिक या ऐसा कुछ रिपोर्ट होता है, तो उसका कलेक्शन और रिपोर्टिंग करना हायर सेंटर्स में, ये उसका काम होता है। एजुकेशन अबाउट हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, नेशनल प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना, ये उसका काम होता है। रेफरल सर्विसेज, क्रिटिकल केसेस को हायर सेंटर्स में रेफ़र करना। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइड्स, हेल्थ वर्कर्स, लोकल गाइड्स एंड हेल्थ असिस्टेंट्स, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करना, और बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज। तो ये जो 10 फंक्शंस है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने ज़रूरी है। तो इसमें से कुछ जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स भी है। अलग अलग जो है वो लेबोरेटरी सर्विस, उसके बाद ट्रेनिंग, रेफरल सर्विस, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, उसके बाद कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक, ये कुछ फंक्शंस है जो अलग है एलिमेंट्स से। उसके बाद जिस तरह से सब सेंटर के 2 टाइप्स होते हैं, उसी तरह पीएचसी के भी 2 टाइप्स होते हैं एज पर दी डिलीवरी केस लोड। तो अगर सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे 20 से ज़्यादा डिलीवरी का केस लोड जो है उससे कम है, then it will be called as type A primary health center, and if the delivery case load is more than 20, then it is a type B. उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ये कुछ सर्विसेज है, कॉमन सर्विसेज है सब, इन शॉर्ट देख लेते हैं। कि मेडिकल केयर जिम में हमने देखा ओपीडी सर्विस, इमरजेंसी 24 आवर सर्विस, रेफरल सर्विसेज, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर हमने अभी देखा जिसमें एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, एमटीपी सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी उनके अंडर आते हैं। जो एनआरएचएम जो प्रोग्राम होता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, उसको कंडक्ट करने का जो काम होता है वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर ही होता है। एडोलेसेंट हेल्थ, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिसीज, यही सब फंक्शंस होते हैं। हेल्थ एजुकेशन, सैनिटेशन, प्रमोशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, अप्रोप्रिएट एंड प्रॉम्प्ट रेफरल सर्विसेज, वाइटल इवेंट्स का रिकॉर्ड करना, ट्रेनिंग लेना, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज, ये सब चीज़ें। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इसके जो कैंप्स होते हैं कंडक्ट करने का काम भी पीएचसी लेवल पर होता है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, आयुष स्ट्रीम को मेन स्ट्रीम में लाना, ये भी इसका काम होता है। तो ये सब इसके फंक्शंस है, सर्विसेज है। उसके बाद स्टाफ, ये ज़रूरी है कि टोटल 13 to 14 स्टाफ जो होता है, जो टाइप ए है उसमें एसेंशियल 13 है, तो टाइप बी जो है इसमें 14 स्टाफ एसेंशियल होता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जनरल पब्लिक का मेडिकल ऑफिसर के साथ, मतलब डॉक्टर के साथ एक्चुअल फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो पीएचसी लेवल पर आता है। सब सेंटर पे कोई डॉक्टर नहीं होता, तो डॉक्टर का नॉर्मल पब्लिक के साथ फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो यहाँ पर आता है। तो इसी तरह से जो स्टाफ यहाँ पर होता है, एक मेडिकल ऑफिसर होना ज़रूरी है। सो एसेंशियल में 13 एंड 14 हमने देखा। और अगर डिज़ायरेबल देखें कि इतना होना चाहिए, तो टाइप ए में जो है 18 स्टाफ डिज़ायरेबल है, और टाइप बी में 21 स्टाफ डिज़ायरेबल है। एसेंशियल 13 एंड 14, डिज़ायरेबल 18 एंड 21। तो 18 एंड 21 में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक असिस्टेंस, आयुष डॉक्टर, आयुष फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, हेल्थ एजुकेटर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये सब जो है इन सबको मिलाकर डिज़ायरेबल स्टाफ जो है वो 18 एंड 21 हो जाता है। लेकिन एसेंशियल जो है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। सो एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट एक होना चाहिए, स्टाफ नर्स 3 होनी चाहिए, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट्स फीमेल, लैब टेक्नीशियन,
स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर, मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है वो 2 होने चाहिए और सैनिटरी वर्कर 1 होना चाहिए। इस तरह से 13 और 14 ये जो स्टाफ है वो इसका होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर का। उसी के साथ ही टाइप बी वाला जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर केस लोड जो है वो 20 पर मंथ से ज़्यादा होता है। डिलीवरीज 20 डिलीवरीज पर मंथ। अगर ये 30 डिलीवरीज पर मंथ से ज़्यादा होता है केस लोड, तो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो 2 एमबीबीएस डॉक्टर होने चाहिए। ये एक उसका इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। उसके साथ जैसा अभी कहा कि ये फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है बिटवीन विलेज पीपल एंड मेडिकल ऑफिसर। ईच पीएचसी जो है एक पीएचसी इट वर्क्स एज रेफरल सेंटर फॉर 6 सब सेंटर्स। ये एक ज़रूरी चीज़ है पीएचसी के बारे में कि एक पीएचसी 6 सब सेंटर्स के लिए रेफरल सेंटर का काम करती है। जो मतलब एक पीएचसी के अंदर 6 सब सेंटर्स होते हैं। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर इज़ लीडर ऑफ टीम ऑफ पीएचसी। पीएचसी की जो टीम होती है उसका जो लीडर होता है वो मेडिकल ऑफिसर होता है। और हमने जो देखा था सब सेंटर जो होता है इट इज़ मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन पीएचसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है इसको। पीएचसीज आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट अंडर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। जो एमएनपी है, मिनिमम नीड प्रोग्राम है, उसके अंडर इसका फंडिंग होता है, उसको मेंटेन किया जाता है। ईच पीएचसी हैज़ प्रोविजन ऑफ 4 to 6 बेड्स। एक इम्पॉर्टेंट है, एक पीएचसी पे 4 से 6 बेड्स की प्रोविज़न होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। उसके बाद देर आर नाउ अबाउट 25,000 PHCs वर्किंग इन इंडिया। हमने क्या देखा था, सब सेंटर्स कितने हैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख सब सेंटर्स है। और 6 सब सेंटर्स क्या करते हैं, एक पीएचसी के अंडर 6 सब सेंटर्स होते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करें 1.5 लाख को 6 से, तो 25,000 होता है। तो 25,000 पीएचसीज उससे ज़्यादा फ़िलहाल इंडिया में फंक्शनल है। और हर पीएचसी क्या करती है, 6 सब सेंटर्स के लिए और एज रेफरल यूनिट का काम करती है। तो इस तरह से इसका आंकड़ा है। तो यहाँ तक हमारा हो गया पीएचसी एंड सब सेंटर्स। सीएचसी एंड उसके आगे के कंपोनेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।